स्टार्टिंग विथ साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अमेंडमेंट क्या होता है, चेंज समथिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करनी होती है तो हमें उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ता है। तो 42nd 42वां जो अमेंडमेंट एक्ट था, दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1976 एंड इट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, इस अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, विच अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट विच वाज इन 1976। इसके बाद अमेंडमेंट क्या होता है, अल्टर करता है, अमेंडमेंट अल्टर करता है, चेंज करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, बट लेकिन शर्त क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए। कोई भी आप ऐसा चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकते हैं जिससे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाए, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा बना रहना चाहिए। इसके बाद अब जो क्वेश्चंस आएंगे ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकन जैसे इस बार भी था कि विच कंट्री हैज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द आंसर इज इंडिया। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन हैं, आपको ये बिल्कुल याद रखना है। देखो, अमेरिका हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है। Originally in 1949 when our constitution made had, तो वहां पर क्या था, it was having a preamble। तो ध्यान रखिएगा, preamble is also a part of our constitution। Initially at the initial stage there were 395 articles, 22 parts and 8 schedules। ठीक है। Initially there were 395 articles, 22 parts and 8 schedules, but right now at present our constitution has one preamble, 465 articles, 25 parts and 12 schedules। okay? इसके बाद लार्जर एक्सटेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से, दीज ऑल आर वन लाइनर्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जर एक्सटेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन या फिर बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट and relation between the executive and legislature, that is taken from the British Constitution। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करने जा रहे हैं। We are having lengthiest written constitution in the world. The constitution is drawn from the various sources. Our constitution is blend of rigidity and flexibility. There is a federal system with unitary bias, parliamentary form of government, synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy, integrated and independent judiciary. We are having integrated and independent judiciary. We are having fundamental rights, features, DPSP, secular state। इसके बाद बात करो कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या खासियत है, इट इज नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट इट इज ब्लेंड ऑफ बोथ। ठीक है, नाइदर फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड बट इट इज ब्लेंड ऑफ बोथ। फेडरल सिस्टम है हमारे पास, विच मीन्स वी आर हैविंग टू गवर्नमेंट्स, वन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन स्टेट गवर्नमेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये याद रखिएगा, दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 1। ठीक है, ये इसके बाद हमारे पास जो स्कोप है वो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप कहाँ से बोरोड किया गया है, दैट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। सबसे पहले जो जुडिशियल रिव्यू स्टार्ट हुआ था वो यूएसए में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कि इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जनरली क्या होता है, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं, ये क्या होती है, दे आर सस्पेंडेड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, बट देयर आर 2 आर्टिकल्स और यू कैन से 2 आवर फंडामेंटल राइट्स विच आर
mentioned in these two articles are not suspended even during a time of emergency, and these two articles are article 20 और article 21. ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें दी गई हुई हमें फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं होती है. 20 और 21, शगुन का 21 होता है तो उसके साथ एक पहला वाला 20 याद रखिएगा. इसके बाद बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को क्या कहा था, नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. खैर आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है. आगे बात करते हैं हमारे 42nd. आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, एमएनएस का या कोई भी फर्दर एग्जाम, कि जो टर्म सेक्युलर है वो कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, दैट इज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद एक आपको पिक्चर एक प्रोवाइड करा दी जाएगी ग्रुप में सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में. हालांकि मैंने बता दिया है लेकिन एक बार ओवरऑल फिर से हम आपको बता देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर लिया गया है, दैट इज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैक्सिमम पार्ट है, जिसको आप कह सकते हो, वो कहाँ से लिया गया है, हमारे 1935 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर पूरा पूरा उठाया गया है. तो आपको ये ध्यान रखना है. इसके बाद और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें क्या क्या मिलता है, 1935 का जो एक्ट था, फेडरल स्कीम मिलती है, ऑफिस ऑफ गवर्नर मिलता है, जुडिशरी मिलती है, पब्लिक सर्विस कमीशन मिलता है, इमरजेंसी के प्रोविजंस मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स मिलती हैं. ये दीज ऑल आर टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट, उसके बाद प्रेरोगेटिव रिट्स, बाइकैमरलिज्म. दीज ऑल आर टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, judicial review, impeachment of president and post of vice president. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स फॉर राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. इसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फेडरेशन. ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. इसके बाद सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज. फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. इसके बाद हमने आपको बता दिया वी आर हैविंग 12 शेड्यूल्स. ठीक है, 12 शेड्यूल्स के कुछ शेड्यूल्स जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, 4th शेड्यूल में देयर इज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं, ये ध्यान रखना है. इसके बाद 10th शेड्यूल ध्यान रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ को दिखाता है. 10th शेड्यूल बार बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ. इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है. एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 25 पार्ट्स. ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को? ओके, इतने के बाद और हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है. देखो हमारी जो पार्लियामेंट है, देयर आर 3 बॉडीज ऑफ अवर पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, दे आर 3 बॉडीज ऑफ अवर पार्लियामेंट. तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और नॉट, बट यस, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ अवर पार्लियामेंट. ठीक है, आगे बात करते हैं. देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. दे आर इंक्लूडेड इन यूनियन एग्जीक्यूटिव. फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करो तो प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड. ठीक है, ये इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट किया जाता है.
प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, यानी एक स्टेट की विधानसभा के मेंबर्स तो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन विधान परिषद के नहीं। ओके ये क्लियर हुआ। इसके बाद जो इलेक्शन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये याद रखिएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज आपको ध्यान रखनी है प्रेसिडेंट की, दैट इज 35 ईयर्स। ओके कितनी एज है मिनिमम? 35 ईयर्स। इसके बाद ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। उसे कितना क्वालिफाई होना चाहिए? उसे इतना क्वालिफाई होना चाहिए किसी पर्सन को, उसकी एलिजिबिलिटी तब होगी जब वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई हो। ठीक है इसके बाद ओथ, इसके बाद प्रेसिडेंट की ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सीजेआई, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन देते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और रिमूव करना है अगर प्रेसिडेंट के टर्म से पहले, तो दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट की प्रोसेस से ही हम उन्हें हटा सकते हैं, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है जिससे हम प्रेसिडेंट को हटा पाए। ओके इसके बाद इम्पीचमेंट है क्या? इम्पीचमेंट आइदर कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। ठीक है इट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, यानी जो इम्पीचमेंट है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो चाहे किसी भी और जगह का, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद एक टर्म होता है प्रेसिडेंट का 5 इयर्स का। ठीक है अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है देन उनकी जगह भी सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट। और अगर सीजेआई, इफ सीजेआई इज आल्सो नॉट प्रेजेंट एट अ टाइम, देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। ओके इसके बाद जो हमारी पावर है प्रेसिडेंट की, उनको कई ग्रुप्स में बांटा गया है। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर एंड इमरजेंसी पावर। हालांकि आपको एग्जीक्यूटिव पावर कुछ कुछ जो सारी नहीं याद करनी है, क्योंकि अगर सारी बताने लगेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सिर्फ इतने में। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान करके रखनी है। प्राइम मिनिस्टर किसको, सॉरी प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करता है वो आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इट अपॉइंट्स कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, he appoints election commissioner, he appoints chairman and members of UPSC, he appoints governor, chairman of members of finance commission, he appoints interstate council। ये appointments, these appointments are done by president, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स में आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी सिर्फ देखो ही इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द सजेशन या रिकमेंडेशन ऑफ आवर दैट कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसको हमारी जितनी भी कैबिनेट है उसके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो याद रखनी है कि प्रेसिडेंट समन्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो जॉइंट सिटिंग है उसको सम्मन कौन करता है, बुलाता कौन है, हमारे प्रेसिडेंट। इसके बाद प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा,
He nominates 12 members of Rajya Sabha and 2 members of Lok Sabha from Anglo-Indian community. ठीक है, 12 members from Rajya Sabha, 12 members for Rajya Sabha and 2 members for Lok Sabha, and these 2 members should be from Anglo-Indian community, and 12 members of Rajya Sabha, they can be any from any specific category, art, science, culture से related कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मनी बिल कैन ओनली पास इन लोकसभा बाय द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको आगे बात करते हैं जुडिशियल पावर्स की। देखो, जुडिशियल पावर्स में आपको प्रेसिडेंट की ध्यान रखनी, ही अपॉइंट सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय हुम, तो he is appointed by president। इसके बाद can grant pardon, reprieve, respite and remission of punishment। ये ध्यान रखना है। suspend, remit, commutate the sentence of any person convicted of any offense। ये सब आपको इसके जुडिशियल पावर्स में इनकी याद रखना है। फिर इसके बाद मिलिट्री पावर्स, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इवन एमएनएस में पूछा भी जा चुका है। ही अपॉइंट्स द चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। ये भी ध्यान रखना है। ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड ही कैन कंक्लूड पीस विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद इमरजेंसी पावर्स में देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सब आपको ध्यान रखना है कि इमरजेंसी कितनी तरीके की होती है, 3, नेशनल, फाइनेंशियल एंड प्रेसिडेंशियल रूल। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है, बाकी दोनों तरीके की इमरजेंसी हमारे देश में लगाई जा चुकी है। इसके बाद प्रेसिडेंट हु हैज बीन द गवर्नर ऑफ बिहार, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर थे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके बाद वीटो पावर्स होती हैं। वीटो पावर्स की मदद से क्या करता है प्रेसिडेंट, आप विद होल्ड करता है, किसी चीज को रोक लेता है, ठीक है। हमारे इंडिया में कितने तरीके के वीटो पावर्स हैं? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। ये ध्यान रखना है, ठीक है। वीटो पावर का मतलब होता है रोक के रखना, बिल को आगे पास ना होने देना, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजेआई हु एक्टेड एज प्रेसिडेंट। ऐसा कौन सा सीजेआई थे जिन्होंने प्रेसिडेंट की तरह एक्ट किया है? दैट इज जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। Justice M. Hidayatullah. He was the CJI who was acted as president. इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट्री पावर होती है, जिससे पार्लियामेंट्री पावर होती हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होती हैं, जिससे वो कोई भी ऑर्डिनेंस अपने आप में दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट एसोसिएटेड विद द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि who was the president who was associated with the trade union movement? The answer is वीवी गिरी। इसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार थे, बिहार जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे वो बिहार से थे। इसके बाद प्रेसिडेंट नोन एज फिलोसोफर किंग, दैट इज डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। हमारे वो प्रेसिडेंट जो फिलोसोफर किंग कहे जाते हैं दैट इज डॉक्टर राधा कृष्णन। ये सारी चीजें आपको प्रेसिडेंट के बारे में ध्यान रखनी है, ओके, अंडरस्टूड। फिलोसफर कहे जाते हैं दैट इज हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे आते हैं। हालांकि वी विल मूव टुवर्ड्स लोकसभा एंड राज्यसभा एज वेल, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो, हमारे पास मिनिस्टर्स की एक काउंसिल होती है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन लोकसभा, इन कैबिनेट मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, दे आर कैबिनेट मिनिस्टर। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर shall not exceed 15% of the total strength of लोकसभा। यानी अगर एक लोकसभा में टोटल कितने मिनिस्टर्स होंगे? 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वो मिनिस्टर्स की ओथ कौन दिलाता है? ऑफिस और सीक्रेसी की प्रेसिडेंट दिलाता है।
ठीक है। मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी देयर ऑफिस, देयर टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स, दे होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें हटा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, फिर प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से ही बाकी सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद तीन तरीके के हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। इसके बाद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं। इन सब चीजों को आपको ज्यादा ध्यान में रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। Okay, so these were about the ministry we have discussed. आगे बात करते हैं हमारे पार्लियामेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना है, पार्लियामेंट इज नोन एज लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ अवर यूनियन गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव ऑर्गन हमारी यूनियन गवर्नमेंट का कौन है? पार्लियामेंट। ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, 3 पार्ट्स, प्रेसिडेंट, Council of States. Council of State is another name of Rajya Sabha and House of People is another name for Lok Sabha. ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, कभी कभी डायरेक्ट नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा के आपको टोटल कितने नाम याद रखने हैं? अपर हाउस, इसके बाद सेकेंड चैम्बर, हाउस ऑफ एल्डर्स, परमानेंट हाउस। लोकसभा के कितने नाम याद रखने हैं आपको? लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर, टेम्परेरी हाउस, ठीक है, एंड पॉपुलर हाउस। इतने नाम आपको लोकसभा के ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे बात करो, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250, जिसमें से जो 238 होंगे वो स्टेट्स के। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। इसमें से 238 members are from the state and UTs and 12 members are nominated by president. But at present we are having only 245 members, from which 4 members are from UTs, 229 members are from state and 12 members are nominated. ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 552, आउट ऑफ विच 530 members शुड बी फ्रॉम स्टेट, 20 members शुड बी फ्रॉम यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज, एंड 2 members शुड बी नॉमिनेटेड बाय our president. But at present we are having 545 members, 530 members are from state, 30 members are from UTs and 2 members are nominated by our president. इसके बाद लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में ही हमारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन के बेस पे होता है, यानी नंबर ऑफ सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स एज वेल। ठीक है, चाहे वो SC हो चाहे ST हो, रिप्रेजेंटेशन वहां पे उनका फिक्स रिजर्वेशन रहता है। इसके बाद राज्यसभा की बात करो, दैट वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952। सबसे पहले जो राज्यसभा बनी, दैट वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1942। दैट इज अ परमानेंट हाउस। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स आर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और कभी भी राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, सो इट इज अ परमानेंट हाउस। इसके बाद आगे बात करते हैं द मिनिमम एज फॉर द मेंबर्स। ठीक है, तो राज्यसभा के मेंबर्स की मिनिमम एज इज 30 इयर्स एंड लोकसभा के मेंबर्स की मिनिमम एज इज 25 इयर्स। ठीक है, दोनों में 5 इयर्स का डिफरेंस है। और टू बी अ प्रेसिडेंट मिनिमम एज शुड बी 35, टू बी अ वाइस प्रेसिडेंट मिनिमम एज शुड बी 35। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ विच इज मेंशन्ड इन हमारा 10th शेड्यूल। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद
प्रिसाइडिंग मेंबर हमारा जो जितने भी लोकसभा है उसको हेड कौन करता है, हु इज द प्रिसाइडिंग मेंबर, देन स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इसके बाद जो स्पीकर होता है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन he gives our resignation to the deputy speaker। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर के लिए अब हम बात करते हैं लोकसभा के स्पीकर की। हेड ऑफ द लोकसभा एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, गार्जियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ नेटवर्क एंड गार्जियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ हाउस। ठीक है, इसके बाद डिसीजन लेता है, ये फाइनल डिसीजन कोई भी होगा तो स्पीकर का ही होगा। इसके बाद जो स्पीकर होता है he does not vote in any form in या फिर for anything, he does not vote at first instance, but इसका वोट जो होता है वो important होता है when there is a tie की फॉर्म में ही सिर्फ स्पीकर को इसके पास पावर है वोट करने की, अदरवाइज ये वोट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। तो स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी जब लोकसभा राज्यसभा एक साथ आएंगे तो स्पीकर ही वहां का प्रिसाइडिंग मेंबर होगा। स्पीकर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी सारी पार्लियामेंट है उनका जो लिंक का काम करेगा वो हमारा स्पीकर ही करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे जो स्पीकर होते हैं ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द लोकसभा। जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज होंगी लोकसभा में उनके जो हमारे चेयरमैन होंगे दे आर अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसके बाद और आगे बात करें तो अब डेप्यूटी स्पीकर पे आते हैं। डेप्यूटी स्पीकर he is not a subordinate of speaker, ये subordinate नहीं है but a separate member, individual person। ठीक है, इसके बाद whenever the house of speaker is vacant then deputy speaker functions as a speaker। Sachidanand Sinha appointed as first deputy speaker by governor general of India in 1921। ठीक है, इसके बाद विठल भाई जे पटेल, विठल भाई जे पटेल became the first Indian and the first elected speaker of Central Legislative Assembly in 1925। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलंकर। ध्यान रखिएगा अलग अलग क्वेश्चंस हैं। सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट appointed as first deputy speaker of governor first deputed sorry first appointed deputy speaker by governor general of India, then first speaker of lok sabha is GV Mavlankar, first deputy speaker of lok sabha is अनथैया सांगर। इसके बाद पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, एक पर जो हमारा स्पीकर होता है वो एक पैनल पूरा एक अपॉइंट करता है कि उसके एब्सेंस में कौन कौन काम करेगा। इसके बाद स्पीकर प्रोटर्म, स्पीकर प्रोटर्म क्या होता है, व्हेनेवर अवर न्यूली लोकसभा इज फॉर्मुलेटेड आफ्टर द इलेक्शंस, तो जो पहली सिटिंग होती है पहली मीटिंग होती है लोकसभा की उसमें तब तक हम डिसाइड तो करते नहीं है कि हु विल बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तब एक टेम्परेरी स्पीकर बनता है दैट इज नोन एज स्पीकर प्रोटर्म और उसका जो मेन काम होता है टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। इसके बाद who is the presiding officer of Rajya Sabha, then chairman is the presiding officer of Rajya Sabha। chairman होते कौन है, vice president acts as an ex officio chairman। ध्यान रखिएगा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही हमारे चेयरमैन के राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। ही इज नॉट द मेंबर ऑफ हाउस। इसके बाद डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इटसेल्फ। ये भी अपना एक पैनल डिसाइड करेंगे। ठीक है, देखो जब कभी भी व्हेन आवर वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट देन द
फॉर्म या फिर देन द सीट ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वेकेंट एट दैट टाइम डेप्यूटी चेयरमैन विल फंक्शन एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो अवर वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद सेशंस कौन कौन से होते हैं, देखो बजट सेशन होता है, हमारे पार्लियामेंट में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेशंस, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, ठीक है। एंड there should be 2 meetings, the gap between 2 sessions, I am not asking about meetings, I am asking about sessions, the maximum gap between 2 sessions is 6 months। एक सेशन में कई सारी सिटिंग्स हो सकती हैं, कई सारी मीटिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। तो द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज 6 months, यानी एक साल में लमसम 2 बार कम से कम होनी ही चाहिए, 2 सेशन होने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे एक्ट आते हैं, एक्ट पर जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो एक्ट पर जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो लॉ बन जाता है, रूल बन जाता है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको डिसाइड किया जाता है, बिल पास होते हैं, ये सारे काम हमारे पार्लियामेंट में होते हैं जो आपको ध्यान रखने। बहुत सारे मोशंस होते हैं जो पास किए जाते हैं हमारे पार्लियामेंट में। ये सारी चीजें आपको हमारे पार्लियामेंट के बारे में याद करनी थी। एक वन लाइनर जो डायरेक्ट बनता है दैट इज फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा पी ए संगमा। फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज पी ए संगमा, ठीक है। फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर इज पी ए संगमा। फर्स्ट फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज जीवी मावलांकर, ठीक है। और इसके बाद स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन हमेशा डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, ठीक है। पार्लियामेंट क्लियर हुआ सभी को, मैक्सिमम जितना जितना इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने इसमें आपको कवर करवा दिया। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज पे आते हैं। देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं की गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में ऐड किया गया है, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड इन 1976 बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दे आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, यानी सोवियत यूनियन से लिया गया है। अब हमारे पास एट प्रेजेंट, देखो इनिशियली देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बट एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, हालांकि याद मत करिएगा लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि पहले 10 थी जिसमें से एक को ऐड और कर दिया गया है। तो एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट दे आर नॉट अपीलेट, यानी हम इन्हें कोर्ट में दे आर नॉट जस्टिसिएबल, इनके लिए इनके वायलेशन के लिए किसी को सजा या जेल कैद नहीं हो सकती है। इनको हम कोर्ट में नहीं किसी को घसीट के ले जा सकते हैं कि अगर किसी ने फंडामेंटल ड्यूटी पूरी नहीं किया, तो दे आर नॉट जस्टिसिएबल, इनको ध्यान रखिएगा। अवर फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसिएबल। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें हम, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनाई गई है, वेलफेयर स्टेट्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है। ये सारे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और कोई भी फंडामेंटल एक्ट हमारा इस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके क्लियर, ओके इतना, ओके ओके ओके, इतना अगर सभी को क्लियर हो गया है देन दैट इज वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स
गवर्नर 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 बेटा, गवर्नर की बात अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर, ठीक है। इसके बाद एक स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, बट द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। एक ही पर्सन को कई सारे स्टेट्स के लिए एज अ गवर्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है। Our governor is the chief executive head of the state. He is nominal executive. ठीक है, जैसे हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं, ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम से काम उन्हीं के होंगे, लेकिन राज किसका चलेगा? प्राइम मिनिस्टर का। इन द सेम वे फॉर द स्टेट, गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बट द रियल एग्जीक्यूटिव इज चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इसके बाद जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। मिनिमम एज टू बी अ गवर्नर इज 35 ईयर्स, ठीक है। he should he should he should not be a member of either house of the parliament or state legislature. जैसे कोई IAS ऑफिसर है, तो he can be appointed as the governor, but a minister cannot be appointed as governor. तो he shouldn't be a member of any house of the parliament or state legislature. इसके बाद जो इनका ओथ है, by the chief justice of concerned state high court. इनकी जो गवर्नर की ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। यानी अगर हम यूपी के गवर्नर की बात करेंगे, तो यूपी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही इनकी ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे। टर्म्स कितने होते हैं, कितने समय का, साल का समय होता है इनके पास? 5 ईयर्स का, ठीक है। लेकिन इन्हें बार बार फिर से अपॉइंट किया जा सकता है, ही कैन बी रीअपॉइंटेड। इनके पास पावर्स कौन सी होती हैं? एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, फाइनेंशियल पावर्स होती हैं एंड जुडिशियल पावर्स होती हैं। बात करते हैं कि एक गवर्नर किसको किसको अपॉइंट करता है। अ गवर्नर अपॉइंट्स, ध्यान रखिएगा यहाँ हम गवर्नर की बात कर रहे हैं। अ गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट कैबिनेट। इसके बाद ही अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। इसके बाद he acts as chancellor of universities in the state. ये एक एक्सक्लूसिव पावर है जो गवर्नर के पास है कि he acts as chancellor of universities as states and he appoints vice chancellors of universities. ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो ही समन और प्रोरोगेट द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इसके बाद ही कैन प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस। इसके बाद फाइनेंशियल पावर की बात करो तो कोई भी फाइनेंशियल बिल बिना किसी गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन के उसे विधानसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करो तो जैसे हमारे सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, वैसे ही स्टेट में भी एक स्ट्रेंथ होगी। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, चाहे वो स्टेट की विधानसभा हो या फिर लोकसभा। फिर यहाँ भी 3 तरीके के मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज द सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी इन द स्टेट, ठीक है। जितने भी मैंने आपको बताया, दे ऑल आर वन लाइनर्स, ठीक है। इनको वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन बना के आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। जैसे गवर्नर की बात करें तो ही इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, बट our chief minister is real executive authority. Our governor is de jure executive, but our chief minister is de facto executive. Chief minister of any state is appointed by the governor. He is the leader of the majority party in the state legislative assembly. इसके बाद चीफ मिनिस्टर की जो ओथ होती है वो कौन करवाता है? गवर्नर करवाते हैं। इनका टर्म फिक्स नहीं होता, ध्यान रखिएगा।
चीफ मिनिस्टर का टर्म कभी भी फिक्स नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर समझ में आए, स्टेट की लेजिस्लेचर कैसे होगा सबको समझ में आ गया। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। सबसे पहले अमेरिका में इसको यूज किया गया था। ठीक है, इसमें होता क्या है कि रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट्स हो या फिर हाई सुप्रीम कोर्ट हो हमारा, या फिर हमारा हाई कोर्ट हो, उनके जितने भी जुरिडिक्शन होता है उनको सबको रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि उसे बाद में एज अ प्रूफ यूज किया जा सके। या फिर हमारी जो जुडिशरी होती है वो चेक करती है कि हमारे जितना भी लेजिस्लेचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म तो नहीं पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। सब कुछ हमारी जुडिशरी एक ध्यान रखती इंडिपेंडेंट बॉडी है ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोई भी इफेक्ट ना कर पाए। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सिंगल सिस्टम हमारे जो हमारा नेशन है, यहाँ पर सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, यानी दैट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद जो हमारे एक हिरार्की फॉलो की जाती है जुडिशरी की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसके नीचे हाई कोर्ट्स आएंगे, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेवरल अदर कोर्ट्स आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे पहले इनॉग्रेशन किया गया था दैट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। Our Supreme Court succeeded the Federal Court of India established under the Government of India Act 1935। अब सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं। देयर आर 31 जजेस, टोटल 31 जजेस होते हैं, जिनमें से एक सीजेआई होता है और 30 अदर जजेस होते हैं। जजेस को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सीजेआई इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या तो उन्होंने 5 साल किसी भी हाई कोर्ट में एज अ जज काम किया हो, या फिर 10 सालों के लिए किसी भी हाई कोर्ट में एज अ लॉयर काम किया गया हो। ठीक है, मिनिमम एज कोई भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। ओथ इनकी कौन दिलवाता है, इनकी ओथ इनको प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। इसके बाद टेन्योर की बात करो तो सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट फिक्स द टेन्योर बट मेड सम प्रोविजंस। जो ये अपने क्या कौन कौन से प्रोविजंस है, दे होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 63, यानी इनकी जो मैक्सिमम सर्विंग एज है दैट इज 65, सॉरी मैक्सिमम सर्विंग एज इज 65। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम सर्विंग एज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 65। इसके बाद ये अपने सीट से अपने पोजीशन से रिजाइन दे सकते हैं बाय राइटिंग टू द पार्लियामेंट। ये किसी प्रेसिडेंट इन सबको नहीं रेजिग्नेशन देते हैं, ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं टू द पार्लियामेंट। एंड जो जजेस होते हैं ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी प्रेसिडेंट अपने मन से ऐसा नहीं कर सकते कि कभी भी जब मन चाहा किसी को भी हटा दिया। इसके लिए पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, एड इसके बाद देखो, एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, फिर एडहॉक जजेस होते हैं, रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं। जो रिटायर्ड जजेस होते हैं दे आर नॉट फ्री टू प्रैक्टिस, ये रिटायरमेंट के बाद कहीं भी प्रैक्टिस फर्दर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के बाद जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अपीलिंग कोर्ट है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में अगर किसी को लगता है कि उसके फैसला सही नहीं हुआ है तो वो फर्दर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं भी अपील नहीं किया जा सकता। एडवोकेट्स की बात करो तो सुप्रीम कोर्ट के में तीन तरीके के एडवोकेट्स होते हैं, तीन कैटेगरी। एक तो सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एंड अदर्स। सीनियर एडवोकेट्स कौन होंगे, हु आर डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट बाय द सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट, जिन्हें खुद ही जिनके पास डेजिग्नेशन हो ऑफ सीनियर एडवोकेट का वो ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कहलाएंगे, नहीं तो नहीं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यानी only these are entitled to file any matter or document before the Supreme Court।
यानी सिर्फ हमारे जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होंगे यही कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं फाइल कर पाएंगे। कोई और तरीके के हमारे जो एडवोकेट्स होंगे वो कोई भी मैटर ऐसे उठा के हमारे सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर की बात करो तो स्टेट लेजिस्लेचर में देखो, स्टेट लेजिस्लेचर में दो बॉडीज आएंगी, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। तो विधानसभा तो सारे स्टेट्स में होगी एंड टू यूनियन टेरिटरीज विच आर हैविंग देयर लेजिस्लेटिव असेंबली, दे आर दिल्ली एंड पुडुचेरी। दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये किसमें प्रेजेंट है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी प्रेजेंट है स्टेट्स में। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहते हैं, विधानसभा लोअर हाउस, फर्स्ट चेंबर, पॉपुलर हाउस। लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहेंगे, विधान परिषद, अपर हाउस, सेकंड चेंबर, हाउस ऑफ एल्डर्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसी भी स्टेट के लिए 500 और minimum strength is decided 60, but there are some exception because the maximum or minimum strength of the legislative assembly is based on the population of any particular state। ठीक है, ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि उनकी पॉपुलेशन कैसी है, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है, उस हिसाब से सीट्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद विधान परिषद is the permanent house which cannot be dissolved, but विधान सभा is the temporary house जिसका इलेक्शन टाइम टू टाइम अडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है। ओके ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को पॉलिटी में जितने भी वन लाइनर्स थे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनमें से आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में मिल चुके होंगे, जैसे 18 19, इनमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर एमएनएस के एग्जाम में पूछे गए थे। हालांकि टुमारो ऑल्सो वी विल रिवाइज द पॉलिटी इन सेम मैनर, तो थोड़े से कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं उनका भी हम वन लाइनर कल सेम मैनर में ही रिवाइज करेंगे।